Hello everyone, I am Mr. Amul Yadav from Jayendrao Sound College of Engineering, Pune. So today we are here to discuss about the overview of turbo machine. Okay. So before we starting the actual overview of turbo machine, we will discuss about the review of thermodynamics and fluid mechanics because the turbo machine is totally based on the knowledge of or study of the thermodynamics and fluid mechanics. Okay. So first of all, we discuss about the thermodynamics. Okay. Now, what is meant by thermodynamics? So thermo is nothing but a energy, and dynamics is nothing but a motion. So energy is in motion is nothing but a thermodynamics. Okay. Now इसमें बहुत सारे लॉज है. ओके. सो थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड ऑन द लॉज. गेटिंग. सो फर्स्ट लॉ है, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ओके. सो वो लॉ क्या है कि एज वी नो द energy not be created nor be destroyed. Okay, it can be converted into one form to another form. Okay, so सेम प्रिंसिपल हम अप्लाई उधर करते हैं कि जितना भी हम हीट इनपुट देते हैं इज इक्वल टू वर्क आउटपुट मिलता है. ये हमें क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ बोलते हैं. बट इसके लिमिटेशंस हैं. गेटिंग. क्योंकि ऐसा यूनिवर्स में कोई भी सिस्टम नहीं है जिसमें हम 100% इफिशियंसी अचीव कर सकते हैं. सो देर आर टू ड्रॉबैक्स ऑफ फर्स्ट लॉ. ओके. सो फर्स्ट ड्रॉबैक इज डिरेक्शन. उसने डिरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बताया. एंड सेकंड वन इज इफिशियंसी. ओके. सो 100% इफिशियंसी इज नॉट पॉसिबल. सो बेस्ड ऑन द टू लिमिटेशन द सेकेंड लॉ इज इन्वेंटेड. ओके. नाउ द सेकेंड लॉ में दो स्टेटमेंट है. फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा केल्विन प्लांक स्टेटमेंट. सो हम केल्विन प्लांक स्टेटमेंट पे फोकस करते हैं. ठीक. क्योंकि केल्विन प्लांक स्टेटमेंट क्या होता है कि उसका एक स्टेटमेंट है. तो स्टेटमेंट इज इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एनी हीट इंजन टू कन्वर्ट 100% इफिशियंसी. मतलब यूनिवर्स में ऐसा कोई भी हीट इंजन नहीं है इसमें हम 100% इफिशियंसी अचीव कर सकते हैं. मतलब क्या होता है कि कोई भी फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं कि एक हीट इंजन है, उसमें हम 100 किलो जूल हीट सप्लाई करते हैं. तो 100 किलो जूल में हमें वर्क आउटपुट कितना मिलेगा, 60 किलो जूल मिलेगा. और 40 किलो जूल क्या होगा, लॉस होगा. मतलब कोई भी सिस्टम आप जब वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस पे आप डिस्कस करते हो ना, तो आपको वर्क प्रोड्यूसिंग 100% नहीं मिलता, आपको कोई तो लॉस ही होता ही है. आप कंसिडर करो अपने ह्यूमन बॉडी पे, आप जितना एनर्जी लेते हो उतना उतना मतलब बाहर से जितना एनर्जी लेते हो उतना प्रोड्यूस कर पाते हो क्या, नहीं. क्योंकि ऑलवेज लॉसेस आर देयर. सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से the second law of thermodynamics is a birth of entropy. So entropy is nothing but what, losses. सो जितना जितना सिस्टम आगे जाएगा उतने लॉसेस बढ़ते जाएगा. जितना आप सिस्टम में एनर्जी पुटअप करोगे उतना ज़्यादा लॉसेस बढ़ते जाएगा. सो गेटिंग. सो दैट इज नथिंग बट वॉट दी केल्विन प्लांट जो स्टेटमेंट है ना, उसका थ्योरेटिकल हमने थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी किया, लेकिन उसका एप्लीकेशन क्या है, वो अप्लाई कैसे होता है, ये हम टर्बो मशीन में डिस्कस करेंगे. क्लियर. ओके. नाउ सेकेंड पार्ट इज नथिंग बट ए क्लॉसेस स्टेटमेंट. अभी क्लॉसेस स्टेटमेंट किस पे डिपेंड है, डायरेक्शन पे. कि एज वी नो ऑलवेज हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. बट आपको जब रिवर्स करना पड़ता है, मतलब आपको लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे जाना होता है ना, तो आपको एनर्जी देना पड़ता है. सो एग्जाम्पल इज रेफ्रिजरेटर. ओके. सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ heat engine and refrigerators. Okay. Or we can say example of second law. Okay. Now another part is nothing but a laws of thermodynamics कवर किया हमने. ओके. सो अभी ये हमारा बेसिक नॉलेज थर्मोडायनेमिक्स का हम टर्बो मशीन में यूज करेंगे. गेटिंग. सो नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स. ओके. सो फ्लूइड मैकेनिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. ओके. वाई, बिकॉज आप टर्बो मशीन में नहीं, आप किधर भी जाओगे ना आपको क्या मिलता है, पानी मिलता है. आप किधर भी जाओगे आप फ्लूइड से क्या है, कनेक्ट है. क्योंकि आप हवा जिधर भी देखते हो हवा देखते हो. ओके. सो फ्लूइड में जिधर भी आप जाओगे ना तो फ्लूइड मैकेनिक्स का स्टडी रहता ही है. सो व्हाट इज मीन बाय फ्लूइड, उसका डेफिनेशन हम पहले जानते हैं. सो फ्लूइड इज नथिंग बट व्हाट, एनीथिंग विच कैन फ्लो इज नथिंग बट ए फ्लूइड. सो फ्लूइड में क्या आता है, either लिक्विड और गैस. सो इन हम स्टैंडर्ड जब पकड़ेंगे ना
तो स्टैंडर्ड लिक्विड इज अ वाटर एंड स्टैंडर्ड गैस इज अ एयर. गेटिंग. सो हम आगे उस पर उसका स्टडी करेंगे, आपको उसका प्रॉपर्टीज ऑफ, हम प्रॉपर्टीज में हम डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको बेसिक बता देता हूँ कि फ्लूइड के कौन से प्रॉपर्टीज है, विस्कोसिटी है, डेंसिटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, वेट डेंसिटी है, ये सब हमें टर्बो मशीन में लगने वाला है. जो वेट डेंसिटी प्रॉपर्टी है ना, वो हमें लगता ही है हमेशा. डेंसिटी भी लगती है, वेट डेंसिटी भी हमेशा हम कंसिडर करते हैं डेरिवेशन सॉल्व करते वक्त. सो वेट डेंसिटी क्या होता है? जैसे मास डेंसिटी मास अपन वॉल्यूम, वैसे वेट डेंसिटी क्या होता है? वेट अपन वॉल्यूम. सो उसका यूनिट क्या रहेगा? न्यूटन पर मीटर क्यूब. गेटिंग. सो आपको ये बेसिक टर्म है ना, वो आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए. गेटिंग. सो बाद में हम फ्लूइड मैकेनिक्स का जो मेन पार्ट है ना, उस पर डिस्कस करेंगे. उसका नाम है टाइप्स ऑफ फ्लो. सो टाइप्स ऑफ फ्लूइड अलग है एंड टाइप्स ऑफ फ्लो अलग है. ओके. सो टाइप्स ऑफ फ्लो क्या होता है? सो जैसे कि हमारा फर्स्ट है यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो. गेटिंग. सो आपको आपने पढ़ा होगा. दूसरा आता है steady flow, unsteady flow. Steady means what? Depends on the, does not depends on the time, and unsteady means depends on the time. Getting? So next आता है वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल फ्लो. नेक्स्ट आता है हमारा लामिनर फ्लो, ट्रांजिएंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो. ओके. सो ये पूरे आपको टाइप्स ऑफ फ्लो पता होना चाहिए, क्योंकि टर्बो मशीन में जब भी फ्लो होता है, ओके, मतलब एक आधे पाइप एक पाइप से फ्लो हो जाता होगा, एक आधे डक्ट से फ्लो जाता होगा, वो फ्लो का बिहेवियर कैसा है. फॉर एग्जाम्पल, आप कोनिकल ड्रॉप ट्यूब कंसिडर करते हो, आप रेक्टेंगुलर ड्रॉप ट्यूब कंसिडर करते हो, आप पेनस्टॉक कंसिडर करते हो, तो उधर बॉडी चेंज हो जाता है ना, कि बाबा सर्कुलर बॉडी है, रेक्टेंगुलर बॉडी है, ट्रायंगुलर बॉडी है. उस टाइप से आपके फ्लो का बिहेवियर भी चेंज हो जाता है. ओके. इसके लिए आपको टाइप्स ऑफ फ्लो का नॉलेज होना बहुत जरूरी है. ठीक. सो नेक्स्ट आता है हमारा फ्लूइड डायनामिक्स पार्ट. ओके. सो फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने स्टडी किया होगा, फर्स्ट पार्ट था फ्लूइड स्टैटिक्स. ओके. देन आता है हमारा अभी फ्लूइड स्टैटिक का भी स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम वी आर डील इन टर्बो मशीन, वी आर डीलिंग विथ हाइड्रोलिक टर्बाइन्स. ओके. सो हाइड्रोलिक टर्बाइन में जब हम डैम को कंसिडर करते हैं ना, तो डैम में जो वाटर स्टोर होता है वो कैसे होता है? स्टैटिक फ्लूइड है ना. तो वो फ्लूइड का भी क्या होता है? फोर्सेस एक्ट होता है उस डैम पे. सो वो फ्लूइड स्टैटिक का आपको हाइड्रोस्टैटिक लॉ का नॉलेज होना चाहिए, पास्कल लॉ का नॉलेज भी होना चाहिए. ओके. अनदर पार्ट है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का फ्लूइड डायनामिक्स. ओके. सो फ्लूइड डायनामिक्स में हम क्या करते हैं? ओके. उसके पहले हम फ्लूइड काइनेमेटिक्स में डिस्कस करते हैं. फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या है? वी डज नॉट कंसिडर एनी फोर्सेस, वी कंसिडर ओनली behavior of fluid, that is the acceleration, that is the velocity. Okay. Total velocity, total acceleration. Okay. So whatever. So now another part, उसमें क्या, उसका क्या है कि हमारा फ्लूइड डायनामिक्स है. ओके. सो फ्लूइड डायनामिक्स बेसिकली किस पे डिपेंड है? सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किस पे डिपेंड है? इट्स अ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. सो आप न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को कभी भी स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि आप किधर भी जाओगे ना, तो वो लॉ आपको आता ही है. कौन से भी आप रियल लाइफ में किधर भी जाओ, आपको वो लॉ पता ही होना चाहिए. ओके. सो वो लॉ क्या है? सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फोर्स. सो जो टोटल फोर्स रहता है ना, वो क्या होता है? क्योंकि हम सेकेंड लॉ में कंसिडर क्या करते हैं कि बॉडी पे कौन से फोर्सेस एक्ट होते हैं. ओके. सो बॉडी पे एक ही फोर्स एक्ट नहीं होता, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन वन फ्लूइड. दैट इज फर्स्ट वन इज अ बॉडी फोर्स, second one is a pressure force, third one is a viscous force, fourth one is a compressible force, surface tension force. There are number of forces acting on the fluid. बट आप एक एक फोर्सेस को निगलेक्ट करते जाओगे ना, तो आपका इक्वेशन भी रिड्यूस होते जाएगा. ओके. सो बेसिकल इक्वेशन पूरा जो रहता है उसको रेनॉल्ड इक्वेशन कहते हैं. उसमें से आप जब कॉम्प्रेसिबल टर्म, टर्बुलेंट टर्म निकाल के, लैमिनर फ्लो कंसिडर करके आप जब फोर्सेस कंसिडर करते हो, तो उसको रेनॉल्ड इक्वेशन कहते हैं. उसमें से आप विस्कस टर्म निकालते हो. गेटिंग. तो उसमें से आपको क्या मिलता है? आपको नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन मिलता है. सो विस्कस टर्म हम कंसिडर करते हैं नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन में. ओके. सो उसमें से नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन से हम जब विस्कस फोर्सेस निकालते हैं, तो आपको ईलर्स इक्वेशन मिलता है. सो ईलर्स इक्वेशन में हम जब इसको इंटीग्रेट करते हैं ना, मतलब बॉडी फोर्सेस प्लस प्रेशर फोर्सेस रिमेनिंग है ना, उसको इंटीग्रेट करोगे ना, तो आपको क्या मिलेगा? आपका बर्नौलीज इक्वेशन मिलेगा. सो बर्नौलीज इक्वेशन अगेन आपको बहुत यूज करने वाले हो आप टर्बो मशीन में. ओके.
क्योंकि आप जब ड्राफ्टिव का न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, आप पंप का न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, उस टाइम आपको वो बर्नौलीज इक्वेशन पता ही होना चाहिए। सो वो बर्नौलीज इक्वेशन क्या होता है? सो कोई भी आइडियल फ्लूइड कंसिडर हम करते हैं ना, ओके, उसमें क्या होता है कि आपका जो प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक हेड प्लस डेटम हेड इज इक्वल टू क्या रहता है? वो कांस्टेंट रहता है। वो हमेशा ध्यान में रखो कि वो डेटम हेड क्या होता है। डेटम हेड मीन्स व्हाट? इट्स अ पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक हेड मीन्स व्हाट? इट्स काइनेटिक एनर्जी। एंड प्रेशर हेड मीन्स प्रेशर एनर्जी। सो वो तीनों जब एक ही सिस्टम पे अप्लाई होते हैं वो इज इक्वल टू क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं। ओके, सो उस टाइप का जब कोई भी आपके सामने प्रॉब्लम आएगा ना, तो आप क्या करते हैं? बर्नौलीज इक्वेशन यूज करते हैं। ओके, सो अनदर पार्ट इज ए लॉसेस इन पाइप। आपने पढ़ा होगा। तो मेजर क्या है? दो टाइप के लॉसेस है, एक है मेजर लॉस और एक है माइनर लॉस। सो मेजर लॉस एसोसिएट किस पे है? फ्रिक्शन लॉसेस पे। जब स्ट्रेट पाइप रहेगा तो क्या होगा? मेजर लॉस होगा। जब पाइप में बेंड होगा, सडनली कॉन्ट्रैक्शन, सडनली एक्सपांशन होगा, तो उसमें क्या हो गया? माइनर लॉसेस होंगे। गेटिंग? सो ये हमारा क्या था? और रिव्यू ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके, सो हम बाद में डिस्कस करेंगे बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ टर्बो मशीन। ओके, सो एज वी नो द टर्बो मीन्स व्हाट? टर्बो मीन्स इज अ रोटरी। गेटिंग? सो मशीन में दो पार्ट आते हैं, एक रोटरी आता है और एक रेसिप्रोकेटिंग आता है। ओके, सो जो भी रोटरी पार्ट रहेगा उसका हम स्टडी इधर करेंगे, किसमें? टर्बो मशीन में। गेटिंग? सो अनदर वर्ड, अभी टर्बो इज ए लैटिन वर्ड, कीप इन माइंड। उसको लैटिन में क्या बोलते हैं? स्पाइन। गेटिंग? मतलब जो भी स्पाइन, मतलब जो भी रोटेट होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? टर्बो मशीन्स। गेटिंग? सो अभी दो टाइप में उसको डिवाइड करेंगे, एक करेंगे वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइसेस और एक में करेंगे वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस। ओके, सो रोटरी में दो टाइप कर रहे हैं, वर्क एब्जॉर्बिंग एंड वर्क प्रोड्यूसिंग। सो वर्क एब्जॉर्बिंग में क्या आएगा कि हमारा पंप आएगा, फैन आएगा। ओके, सो एंड वर्क प्रोड्यूसिंग में क्या आएगा? हमारा हाइड्रोलिक टर्बाइन आएगा, स्टीम टर्बाइन आएगा। ओके, सो इसका ही हमें क्या करना है? स्टडी करना है। गेटिंग? सो टर्बो मशीन इज बेसिकली ए रोटेटिंग मशीन। गेटिंग? एंड द रोटेटिंग व्हील इज कॉल्ड एज ए रोटर। द रोटर विल बी इमर्स्ड इन फ्लूइड कंटिन्यूसली। गेटिंग? मतलब कोई भी जो भी रोटर आप कंसिडर करते हो ना, तो हमेशा वो फ्लूइड से क्या होता है? ढका होता है, क्योंकि वो केसिंग के अंदर होता है। सो हमेशा केसिंग के अंदर क्या रहता है? फ्लूइड रहता है। ओके, सो अभी फ्लूइड कौन सा भी रहेगा, फ्लूइड का मीडियम मतलब क्या रहेगा? गैस रहेगा, इधर स्टीम रहेगा। अब हम जब आप कंसिडर करते हो बाबा अब जब आप कंसिडर करते हो कि टरबाइन है, तो उसमें क्या रहेगा? वाटर रहेगा। जब आप कंसिडर करते हो स्टीम टरबाइन, तो उसमें स्टीम रहेगा। जब आप कंसिडर करते हो पंप, उधर क्या रहेगा? वाटर रहेगा। अब जब कॉम्प्रेसिबल सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर कंसिडर करते हो, तो उधर क्या रहेगा? एयर रहेगा। ओके, सो डिपेंड्स ऑन दी एप्लीकेशन आप फ्लूइड यूज कर सकते हैं। ठीक? सो एनर्जी ट्रांसफर टेक प्लेस आइदर रोटर टू फ्लूइड। अभी देखो, रोटर से फ्लूइड पे एनर्जी अप्लाई हो रहा है ना, वो क्या है? वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है। गेटिंग? मतलब पंप में क्या होता है? एक इम्पेलर वाटर पे क्या करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है। गेटिंग? सो इम्पेलर की वजह से वाटर अपलिफ्ट होता है, मतलब वो पंप हो गया। एंड फ्रॉम फ्लूइड टू रोटर, अभी जब फ्लूइड से रोटर पे एनर्जी जा रहा है ना, तो वो उससे हम क्या करते हैं? वर्क प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ टरबाइन, टरबाइन में क्या होता है? हम वाटर स्ट्राइक करते हैं किस पे? रोटर पे, और हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। गेटिंग? सो आगे हम देखेंगे उसका एप्लीकेशन। ओके, सो बेसिकली टर्बो मशीन में हमने ओवरव्यू देखा, मतलब आपको बेसिक आइडिया आया होगा कि बाबा हम टर्बो मशीन में क्या डील करते हैं। विल ओनली डील विद द रोटरी मशीन्स। उसमें रोटरी मशीन में क्या आएगा? एक प्रोड्यूसिंग एंड वर्क एब्जॉर्बिंग। ओके, सो अभी हमारे इस टर्बो मशीन सब्जेक्ट में देर आर 6 यूनिट्स आर देर। ओके, अभी एक सिलेबस का हम ओवरव्यू लेते हैं। ओके, सो नॉट इन डिटेल। ओके, मैं जब आपको ओनली उसका एक इंट्रोडक्शन देता हूँ कि कैसे हमारा सिलेबस सेट किया है। ओके, सो बिफोर वी स्टार्टिंग द डिस्कशन ऑफ सिलेबस, आपको ये मैं बताता हूँ कि टर्बो मशीन का एंटम का पेपर 17 मार्क का रहता है। ओके, इनसेम एग्जाम 30 मार्क का रहता है। ओके, एंड उसका जो प्रैक्टिकल मतलब ओरल एग्जाम है, प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं है। ओके, सो बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल ओरल एग्जाम इज देयर। ओके, सो 25 मार्क का क्या है? हमारा ओरल एग्जाम है, और 25 मार्क का हमारा क्या है? टर्म हो गया। ओके, सो
हम पहला यूनिट स्टार्ट करते हैं. ओके, सो यूनिट 1 इज इंट्रोडक्शन ऑफ टर्बो मशीन. ओके, सो इस यूनिट का वेटेज है 10 मार्क्स. ओके, सो ये आपको बहुत मतलब ये बेसिक टॉपिक है, इस पे ही हमारा आगे का पूरा सिलेबस है ना वो डिपेंड करता है. गेटिंग. सो आपको ये टॉपिक का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जब जो टर्म डिस्कस किए. ओके, सो फर्स्ट क्या है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ टर्बो मशीन्स. ओके, सो उसमें आपको पता चलेगा, हमें लास्ट 5 मिनट्स पहले डिस्कस किया कि बाबा टर्बो मशीन में कौन से मशीन्स आते हैं. ओके, सो अलग से हम डिस्कस नहीं करेंगे वो टॉपिक. ओके, देन उसमें अलग सा दूसरा एक पार्ट आता है, फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन फिक्स एंड मूविंग इंक्लाइंड कर्व एंड हिंज्ड प्लेट्स. ओके, सो उसमें क्या होता है, आप देखोगे ना तो जो भी फ्लूइड स्ट्राइक होता है किस पे, प्लेट पे, कोई भी कर्व प्लेट रहेगा, कोई भी स्ट्रेट मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेट रहेगा, वर्टिकल प्लेट रहेगा, जब भी फ्लूइड स्ट्राइक होगा तो वो क्या करेगा, उसका मोमेंटम चेंज करेगा, उसका वेलोसिटी चेंज करेगा. ओके, सो ये वेलोसिटी मोमेंटम कैसे चेंज होता है, सो बिकॉज ऑफ, और ये कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, बाय यूजिंग दी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. गेटिंग. सो एज वी मतलब फोर्स एग्जर्ट कैसे होता है. ओके, व्हेन जेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग टू सरफेस ओके ऑफ द प्लेट, ओके, इट्स वेलोसिटी एंड मोमेंटम विल बी चेंज. एंड ये हम ऑब्टेन कैसे करते हैं, बाय यूजिंग द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. ओके, सो उसमें हम लॉ लगाते हैं कि बाबा एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए. सो एम मीन्स व्हाट, मास फ्लो रेट. ओके, रो ए वी. ओके, एंड ए इज नथिंग बट व्हाट, एक्सीलरेशन. सो इस एक्सीलरेशन को क्या करते हैं हम, वेलोसिटी अपॉन टाइम से निकाल सकते हैं. सो उसका जो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा उतना आपका क्या मिलेगा, उसका फोर्स मिलेगा. इसके लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है, इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट. ओके, उसमें हम 3 केसेस कंसिडर करते हैं, एक फ्लैट प्लेट कंसिडर करते हैं, एक इंक्लाइन प्लेट कंसिडर करते हैं और एक कर्व प्लेट कंसिडर करते हैं. सो आप जितना भी ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना क्या होगा, वो डिस्प्लेस हो जाएगा. ओके, सो उस डिस्प्लेसमेंट से आपको पता चलेगा उसका कि बाबा मोमेंटम कितना चेंज हो गया. ओके, सो अगेन उसका थ्योरेटिकल एनालिसिस करने के लिए हम क्या करते हैं, उस जो वेलोसिटी कंपोनेंट मतलब जो भी फोर्स डेवलप होता है वो प्लेट पे, उसका हम क्या करते हैं, एक वेलोसिटी ट्रायंगल बनाते हैं. ओके, सो वो वेलोसिटी ट्रायंगल में कौन से टर्म आते हैं, फर्स्ट आता है हमारा ब्लेड वेलोसिटी, सेकंड आता है जेट वेलोसिटी. ओके, सो आपको नोटेशन एट द टाइम ऑफ लेक्चर हम डेरिवेशन सॉल्व करेंगे, उस टाइम आपको पता चलेगा कि बाबा जेट वेलोसिटी का नोटेशन क्या है, ब्लेड वेलोसिटी क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, व्हर्लिंग वेलोसिटी क्या है. ओके, सो व्हर्लिंग वेलोसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है. ओके, उसकी वजह से एक्सियल थ्रस्ट क्या होता है उस पर अप्लाइड होता है. देन अपना क्या आता है, flow velocity. So these are the various velocities associated with this velocity triangle. Okay, now ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एट द टाइम ऑफ लेक्चर. ओके, एक्चुअल लेक्चर. ओके, सो उसमें से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, उस वेलोसिटी ट्रायंगल से हम उसका उस प्लेट का वर्क डन निकाल सकते हैं, हम उसका इफिशिएंसी निकाल सकते हैं. ओके, बाद में आता है हमारा यूनिट नंबर 2. ओके, सो यूनिट नंबर 2 क्या है, यूनिट नंबर 2 हमारा क्या है, इम्पल्स टरबाइन. अभी यूनिट नंबर 1 में बेसिक आपको पता चलेगा कि टर्बो मशीन में हम करते क्या है. ओके, हम क्या करते हैं कि बाबा एक जेट को स्ट्राइक करते हैं प्लेट पे और उसका फोर्स कितना एग्जर्ट हुआ है, उसका वर्क डन कितना है, उसका इफिशिएंसी कितना है. और ये एक्चुअल केस क्यों यूज करते हैं, हम ये सेकेंड यूनिट से स्टार्ट करेंगे. तो हम क्या करते हैं, पहला यूनिट हमारा पहला क्या है, इम्पल्स टरबाइन. ओके, सो इम्पल्स टरबाइन क्या होता है कि इम्पल्स मीन्स वॉट एवर चेंज ऑफ प्रेशर. ओके, मतलब कोई भी वाटर फ्लो हो रहा है. ओके, सो वो उसका जो भी प्रेशर चेंज होगा वो ओनली नोजल में होगा. उस चेंज ऑफ ओके काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी इज ओनली इन नोजल. एट दैट टर्बाइन इज कॉल्ड एज ए इम्पल्स टर्बाइन. ओके, सो इम्पल्स टर्बाइन का एग्जांपल क्या है, पेल्टन व्हील. पेल्टन व्हील भी है, टर्बो टर्बाइन भी है. ओके, दिस आर द इम्पल्स टाइप ऑफ टर्बाइन. अब आप इम्पल्स टर्बाइन का डायरेक्शन देखोगे वो क्या है, टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन है. ओके, सो डिपेंड्स ऑन द फ्लो बियर अगेन टर्बाइन्स आर क्लासिफाइड. ओके, सो पेल्टन व्हील का कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे. ओके, सो पेल्टन व्हील बेसिकली हम किधर यूज़ करते हैं, उसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या होता है. ओके, वो हाई हेड में ही क्यों यूज़ करते हैं. ओके, उसको हाई प्रेशराइज टर्बाइन क्यों कहते हैं, ये हम डिटेल में डिस्कशन क्या करेंगे एट द टाइम ऑफ एक्चुअल लेक्चर. ओके, सो हमको ये पता चलेगा कि बाबा पेल्टन व्हील
हाई हेड में यूज़ करते हैं। ओके, सो उसके लिए हमको उसको क्या बोलते हैं, हाई प्रेशराइज टर्बाइन। ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ हेड। अभी जो भी टर्बाइन हम इंस्टॉल करते हैं, ओके, उसमें हेड इंपॉर्टेंट पैरामीटर। ओके, डिपेंड्स ऑन दी हेड वी विल सिलेक्ट द टर्बाइन। ओके, हाई हेड रहेगा तो क्या होगा, पेल्टन रहेगा, मीडियम हेड रहेगा तो क्या रहेगा, फ्रांसिस, एंड लो हेड रहेगा तो कप्लान है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये हेड अलग है, टाइप्स ऑफ हेड में ये हेड है ना, वो कौन सा है, कोई ये तीनों टर्बाइन में लगता है। पहला है ग्रॉस हेड, गेटिंग, सो ग्रॉस हेड, सेकेंड वन है हमारा नेट हेड, एंड थर्ड वन है हमारा यस ग्रॉस हेड, नेट हेड। ओके, और ये फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन लॉसेस हेड, मतलब फ्रिक्शन लॉस हेड। ओके, सो नेट हेड एंड ग्रॉस हेड के बीच का जो डिफरेंस रहता है उसको क्या बोलते हैं हम, फ्रिक्शन लॉसेस हेड। ओके, सो नेक्स्ट हमारा है डिजाइन एस्पेक्ट्स ऑफ द पेल्टन व्हील, गवर्निंग मैकेनिज्म ऑफ द पेल्टन व्हील। ओके, सो डिजाइन एस्पेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, ओके, क्योंकि कोई भी टर्बाइन डिजाइन करते वक्त आपको उसके बेसिक पैरामीटर पता होने चाहिए। ओके, सो डिजाइन में हम पहले आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी रहता है कि बाबा आपको एक एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि बाबा एक एक इतना इतना पावर है, एक 1000 किलोवाट जनरेशन है, इसका डिस्चार्ज 10,000 LPM है, आपको टर्बाइन डिज़ाइन करना है। ओके, सो उसके लिए आपको बकेट का साइज निकालना पड़ता है, नंबर ऑफ जेट निकालने पड़ते हैं। ओके, सो नंबर ऑफ क्या बोलते हैं उसको, उसका हेड कितना होना चाहिए, ये सारे पैरामीटर आपको क्या बोलते हैं कैलकुलेट करने पड़ते हैं। इसके लिए पेल्टन व्हील का डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा है गवर्निंग मैकेनिज्म। सो ये गवर्निंग मैकेनिज्म क्या होता है, ये तीनों टर्बाइन का सेम ही होता है। कि गवर्नर क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हम स्पीड रेगुलेट करते हैं बाय यूजिंग द फ्लो कंट्रोल वॉल। सो फ्लो कंट्रोल वॉल के लिए एक मैकेनिज्म रहता है। ओके, उसकी वजह से टर्बाइन का स्पीड क्या हुआ है, मेंटेन होता है। उसके हम क्या बोलते हैं, गवर्निंग मैकेनिज्म ऑफ टर्बाइन। गेट इट? सो और सिलेक्शन ऑफ टर्बाइन, लास्ट पार्ट है हमारा क्या, सिलेक्शन ऑफ टर्बाइन। सो टर्बाइन हम सिलेक्ट कैसे करते हैं, सो बाय यूजिंग दी what, so there are 4 parameters are there. Okay, so first is discharge, उसका डिस्चार्ज कैसा है, उसका हेड अवेलेबिलिटी क्या है, उसका पावर जनरेशन क्या है, और उसका स्पेसिफिक स्पीड क्या है। इस 4 टर्म पे हम क्या करते हैं, टर्बाइन सिलेक्ट करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट यूनिट इज यूनिट नंबर 3, रिएक्शन टर्बाइन। अगेन ये 10 मार्क का टॉपिक है। ओके, आपको पता होना चाहिए कि बाबा डिफरेंस क्या है, रिएक्शन टर्बाइन में क्या डिफरेंस है और इम्पल्स टर्बाइन में डिफरेंस क्या है। आपको पता चला इम्पल्स मतलब क्या होता है, जो भी प्रेशर एनर्जी चेंज होती है वो किधर होती है, नोजल में होती है। ओके, मतलब ब्लेड पे प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है इन केस ऑफ पेल्टन व्हील। बट इन केस ऑफ रिएक्शन टर्बाइन, ओके, उसमें नोजल यूज नहीं होता, डायरेक्टली क्या होता है, वाटर स्ट्राइकिंग ऑन दी ब्लेड। So whatever changes, okay, whatever change of pressure is happen is only in the blades. Getting? So उसके लिए उसका रिएक्शन प्रेशर क्या होता है, क्रिएट होता है। इसके लिए उसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन टर्बाइन। गेटिंग? सो वो रिएक्शन की वजह से क्या होता है, प्रेशर फॉल्स बिलो द एटमॉस्फेयर एट द एग्जिट ऑफ द टर्बाइन और एग्जिट ऑफ द रनर। सो उसके लिए उसका मोमेंटम मतलब वेलोसिटी ज़्यादा रहता है, लेकिन प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सो ड्यू टू दैट, ओके, वो रिएक्शन टर्बाइन में क्या होता है कि वाटर बाहर ही नहीं आता, वो ऐसे घूमता रहता है अंदर ही अंदर। ओके, सो उसके लिए क्या हम क्या करते हैं, उसको बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वी यूज ए कोनिकल शेप ट्यूब दैट इज कॉल्ड एज ए ड्राफ्ट ट्यूब। सो उससे क्या होता है कि वॉट एवर जो प्रेशर मतलब राइज होगा, क्योंकि क्या होता है ड्राफ्ट ट्यूब का क्या होता है, ग्रेजुअली क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, इंक्रीज होता है। सो उसकी वजह से क्या होता है, काइनेटिक प्रेशर जो कन्वर्ट होता है किसमें, प्रेशर एनर्जी में, और वो हमारा वाटर क्या होता है, एग्जिट होता है। सो ड्राफ्ट ट्यूब किधर यूज करते हैं हम, रिएक्शन टर्बाइन में, और इंपल्स टर्बाइन में ड्राफ्ट ट्यूब की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमेशा प्रेशर क्या रहता है ब्लेड पे, कांस्टेंट रहता है। गेटिंग? सो अनदर टर्म आता है रिएक्शन टर्बाइन में, क्या आता है कि डिग्री ऑफ रिएक्शन। सो डिग्री ऑफ रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि जो भी प्रेशर ड्रॉप होता है, मतलब स्टैटिक प्रेशर ड्रॉप इन ए रोटर इज नथिंग बट ए, मतलब डिग्री ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन आपको झट में बताता हूँ कि इज अ रेशियो ऑफ स्टैटिक प्रेशर ड्रॉप इन ए रोटर टू द कम्युलेटिव प्रेशर ड्रॉप इन ए स्टेज। मतलब पूरा जो हमारा रोटर का जो पूरा स्टेज रहेगा उसमें जो ड्रॉप और एक सिंगल रोटर में हो जाएगा वो ड्रॉप, उसका जो रेशियो रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, डिग्री ऑफ रिएक्शन बोलते हैं।
गेटिंग. सो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा कैविटेशन इफेक्ट. ओके, सो कैविटेशन क्या होता है कि बाबा वाटर जब फ्लो होता है केसिंग में, ओके, सो उसकी वजह से क्या होता है, रैपिड चेंज ऑफ प्रेशर ऑफ लिक्विड. ओके, जब मतलब प्रेशर का क्या होता है, रैपिडली चेंज होता है. सो उसकी वजह से क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल वेपर बबल्स. ओके, उसकी वजह से क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल वेपर बबल्स. तो उसका प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर से नीचे फॉल होता है. तो उधर एक बबल क्रिएट होने के बाद क्या होता है, जब वो बबल्स हाई प्रेशर जोन में जाता है ना, तब वो क्या होता है, वो ब्लास्ट होता है. सो उसकी वजह से वो जो भी कांटेक्ट में जो सरफेस आता है ना, उधर क्या करता है, एक पिटिंग एक्शन करता है. मतलब स्मॉल स्मॉल उसमें क्या होते हैं, होल्स क्रिएट होते हैं. सो आफ्टर सम टाइम इंटरवल, अभी ये एक्शन ऐसे टाइम इंटरवल में बढ़ते ही जाता है. और आफ्टर सम टाइम इंटरवल क्या होता है, केसिंग भी ब्रेक होता है और हमारा ब्लेड भी क्या होता है, ब्रेक होता है. ओके, सो हमेशा हमेशा क्या करना पड़ता है आपको, एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना पड़ता है. किसका, टरबाइन का. जो मतलब हम उसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, उस ब्लेड का सरफेस हमेशा क्लीन करते हैं, उसको हमेशा क्या करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं. गेटिंग, ये हमारा क्या है, कैविटेशन इफेक्ट है. ओके, बाद में हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कर. मतलब कोई भी टरबाइन आपका रहेगा, कोई भी पंप रहेगा, उसका आपको परफॉर्मेंस जानना है. तो वो परफॉर्मेंस जानने के लिए आपको मैंने पहले ही बताया कि सिलेक्शन ऑफ टरबाइन में हम 4 पैरामीटर डिस्कस करते हैं. एक होता है डिस्चार्ज, एक होता है हेड, एक होता है पंप, एक होता है स्पेसिफिक स्पीड. सो एक दो ये 4 ही टर्म को हम क्या करते हैं, कर्व पे लेते हैं और उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक कर्व. ओके, और बाद में आता है यूनिट हेड. सो कोई भी हम मॉडल टेस्टिंग करते हैं ना, ओके, प्रोटोटाइप बनाते हैं ना, तो उसको पहले प्रोटोटाइप से रन करने के बाद एक्चुअल में क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं. सो प्रोटोटाइप में जो यूनिट हेड में जो भी आप क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, यूनिट क्वांटिटीज. मतलब अंडर यूनिट हेड जो भी आप टेस्ट करोगे उसको क्या बोलते हैं, यूनिट क्वांटिटीज. ओके, सो बाद में आता है हमारा यूनिट नंबर 4, दैट इज द स्टीम नोजल एंड स्टीम टर्बाइन. ओके, सो स्टीम टर्बाइन क्या है और स्टीम नोजल क्या है. पहले हम क्या जानते हैं, स्टीम नोजल. ओके, सो व्हाट इज मीन बाय नोजल. ओके, सो एक नोजल मतलब एक ऐसा पोर्शन रहता है कि जिससे हम क्या करते हैं, प्रेशर रिड्यूस करते हैं और वेलोसिटी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन. ओके, सो नोजल के 3 टाइप रहते हैं, बेसिक 3 टाइप का नोजल रहता है. एक होता है कन्वर्जन, एक होता है डाइवर्जन और एक होता है कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल. सो इट डिपेंड्स ऑन द मैक नंबर. आपको मैक नंबर भी पता होना चाहिए. ओके, सो मैक नंबर इज नथिंग बट व्हाट. ओके, सो मैक नंबर का हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे इन द एट द टाइम ऑफ वी स्टडीड इन नोजल चैप्टर. ओके, सो जो भी अब आपका मैक नंबर लेस देन 1 रहेगा क्या होगा, ग्रेटर देन 1 रहेगा तो क्या होगा, ओके, इक्वल 1 रहेगा तो क्या होगा. मतलब सोनिक, सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट. आपका नोजल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन. ओके, सो आपको नोजल का स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो बाद में आता है हमारा स्टीम टर्बाइन. ओके, सो स्टीम टर्बाइन मतलब अभी इधर क्या होगा, जो भी वर्किंग फ्लूइड है वो भी चेंज हो जाएगा. हाइड्रोलिक टर्बाइन में हमने देखा कि वर्किंग फ्लूइड वाटर था. अभी इस टॉपिक में क्या है, स्टीम टर्बाइन है, तो इधर वर्किंग फ्लूइड क्या रहेगा, स्टीम रहेगा. ओके, सो इसमें पहला सेकेंड वन आता है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम टर्बाइन. सो अगेन टर्बाइन का जो क्लासिफिकेशन है, अगेन 2 टाइप्स ऑफ टर्बाइन्स आर देयर. फर्स्ट वन इज इम्पल्स टर्बाइन, सेकेंड वन इज रिएक्शन टर्बाइन. ओके, सो इम्पल्स क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है, हमने जैसे हाइड्रोलिक में डिस्कस किया वैसे ही इधर स्टीम टर्बाइन में जो भी हमारा प्रेशर चेंज होगा वो नोजल में होगा और जो भी उसको हम इम्पल्स कहेंगे. और जो भी प्रेशर ब्लेड, फिक्स ब्लेड एंड मूविंग ब्लेड पे चेंज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन टर्बाइन. ओके, और अनदर टर्म आता है कंपाउंडिंग. ओके, सो कंपाउंडिंग इज नथिंग बट व्हाट, इज अ स्ट्रैटेजी इन विच एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम इज एक्सट्रैक्टेड इन ए नंबर ऑफ स्टेजेस. ओके, रेदर देन ए सिंगल स्टेज. ओके, मतलब आप क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप. मतलब एक बार स्टीम नोजल से बाहर आता है ना, ओके, टर्बाइन पे स्ट्राइक हो जाएगा. ओके, और सिंगल टर्बाइन, जब हम सिंगल स्टेज टर्बाइन कंसिडर करते हैं तो एक बार ही रोटर को घुमा के एग्जिट स्टीम क्या होता है, एग्जिट होता है. तो एग्जिट होने के बाद उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब इनलेट से कम ही रहता है लेकिन वो प्रेशर लॉस हो जाता है ना. सो वो लॉस अवॉइड करने के लिए और मैक्सिमम प्लांट की इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ स्टेजेस बढ़ाते हैं. उसकी वजह से क्या होता है कि प्रेशर भी आइसेंट्रोपिकली ऐसे क्या होता है, कम कम होते जाता है और हमको क्या मिलता है, मैक्सिमम वर्क आउटपुट भी मिलता है.
गेटिंग। आपने जब स्टीम टरबाइन का रोटर देखा होगा ना, तो ऐसे ग्रेजुअली डिक्रीज होते हुआ देखा होगा, मतलब नंबर ऑफ स्टेजेस में ब्लेड की साइज क्या होती है, कम कम हो जाती है। मतलब आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है, उसको कंपाउंडिंग किया है। ओके, मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा एट द टाइम ऑफ लेक्चर। ओके, आपको अंडरस्टैंड होगा कि बाबा स्टीम टरबाइन का ऐसा शेप क्यों रहता है। ठीक। सो नेक्स्ट पार्ट आता है एनालिसिस ऑफ इम्पल्स एंड रिएक्शन टरबाइन। उसके लिए हमने जैसे हाइड्रोलिक टरबाइन में जब वेलोसिटी ट्रायंगल निकाले, वैसे ही उधर ही स्टीम जब ब्लेड पे स्ट्राइक होगा तो वो क्या करेगा, फोर्सेस जनरेट करेगा। उसके लिए वेलोसिटी ट्रायंगल अलग है। ओके, देन इधर एक डिफरेंट पार्ट आता है, क्या होता है, पार्सन्स रिएक्शन टरबाइन। पार्सन्स रिएक्शन टरबाइन क्या रहता है कि जब हमारा डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, 50% रहेगा। मतलब कम्युनिटिव प्रेशर ड्रॉप एंड स्टेज प्रेशर ड्रॉप वो क्या रहेगा, 50% रहेगा ना। तब हम क्या करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इक्वेलिटी ऑफ ट्रायंगल। मतलब सेम, मतलब एग्जिट का एंगल, इनलेट का एंगल जो भी ब्लेड का रहेगा वो सेम रहता है, जेट का एंगल रहता है वो सेम रहता है। वो हिसाब से जो केस कंसिडर करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, पार्सल्स रिएक्शन टरबाइन। ओके, सो बाद में आता है हमारा रीहीट फैक्टर। ओके, सो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एग्जाम में आपको एक डेरिवेशन और एक प्रॉब्लम हमेशा रहता है। सो 16 to 18 मार्क्स का उसको उसको क्या है, वेटेज है। सो उसमें जो हमारा थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन है ना, वो क्या है, रीहीट फैक्टर। सो रीहीट फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर, बिकॉज एग्जाम में एवरी टाइम आपको ये क्या है, पूछा है कि बाबा व्हाट इज माई रीड फैक्टर 6 to 8 मार्क्स के लिए। ओके, सो आपको मैं बेसिक उसका बताता हूँ कि क्या होता है। मल्टी स्टेज स्टीम टरबाइन विद द कंटिन्यूस एक्सपांशन थ्रू द स्टेज। मतलब आप मल्टी स्टेज कोई भी क्या कंसिडर करते हो, ये स्टीम टरबाइन कंसिडर करते हो ना, तो उसमें एक अभी सिंगल स्टेज में रहो कंसिडर करोगे तो भी एक्सपांशन होगा। लेकिन आप मल्टी स्टेज कंपाउंडिंग करते हो ना, तो ऐसे ऐसे एक्सपांशन होते जाता है। वो एक्सपांशन एक्चुअल में कैसे होता है और आइसेंट्रोपिकली कैसे होता है। मतलब आइसेंट्रोपिकली मीन्स व्हाट, वी कंसिडर आइडियल, एंड एक्चुअल मीन्स वी कंसिडर ए लॉसेस। सो वो आप कम्युलेटिव हीट ड्रॉप कंसिडर करते हो ना, तो उसको क्या बोलते हैं, रीहीट फैक्टर बोलते हैं। उसको हम टीएस डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा। ओके, सो हमारा बाद में टॉपिक आता है फिफ्थ वन, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल पंप। अभी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, इसको भी वेटेज 20 मार्क्स का है। ओके, सो इसमें पहले हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रोटोडायनेमिक्स पंप। ओके, so based on the rotodynamic pump, okay, there are three rotodynamic pumps are there. Okay, first one is axial, second one is mixed pump, and third one is centrifugal pump. so उसमें हम सेंट्रीफ्यूगल पंप पे क्या करते हैं, फोकस करते हैं। ओके, सो सेंट्रीफ्यूगल मीन्स व्हाट। ओके, सो वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है। सेंट्रीफ्यूगल मीन्स आप अभी कोई भी एक एक्सिस पे कोई भी एक फ्लूइड घूमता रहेगा ना, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल एक्शन बोलते हैं। गेटिंग। ओके, सो बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल दैट सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्क्स। ओके, सो अभी क्या होता है, देखो कोई भी अभी हमारा जो इम्पेलर रहेगा ना सेंट्रीफ्यूगल पंप में, वो इम्पेलर क्या होगा, घूमता रहेगा। उस पर वो इम्पेलर क्या करेगा, उस फ्लूइड पे क्या करेगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा। उसकी वजह से वो फ्लूइड क्या होगा, राइज हो जाएगा। ओके, यही हमारा बेसिक प्रिंसिपल है सेंट्रीफ्यूगल पंप का। उसके टाइप्स ऑफ हेड क्या रहेंगे, अभी सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या है, टाइप वेरियस हेड है। पहला है सक्शन हेड, बीच में है मैनोमेट्रिक हेड, और लास्ट में है डिलीवरी हेड। ओके, सो बेस्ड ऑन दिस थ्री हेड, ओके, सेंट्रीफ्यूगल पंप विल डिजाइन। ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारा वेलोसिटी ट्रायंगल एंड देयर एनालिसिस। ओके, जैसे हाइड्रोलिक में स्टीम टरबाइन में हमने डिस्कस किया कि बाबा कैसे वो वाटर स्टीम टरबाइन ब्लेड पे इफेक्ट करते हैं, वैसे ही फ्लूइड इम्पेलर पे कैसे एक्ट करता है, उसकी वजह से हम अगेन वेलोसिटी क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। ओके, देन इसमें अनदर एक पार्ट है कि इफेक्ट ऑफ ब्लेड एंगल एट आउटलेट। मतलब आपका जो ब्लेड एंगल एट आउटलेट रहता है ना, उस पर अपने वाटर का इफेक्ट क्या होता है। जब आप ब्लेड एंगल जैसे जैसे कम करते जाते हो ना, वैसे वैसे आपका पंप का परफॉर्मेंस भी क्या होता है, चेंज होते जाता है। सो मतलब उस एंगल को हम फाइव बोलते हैं। हम डिस्कस करेंगे कि बाबा वो कैसे रिड्यूस हो जाता है, कैसे इंक्रीज हो जाता है। ओके, देन लास्ट वन हमारा परफॉर्मेंस ऑफ पंप। ओके, सो परफॉर्मेंस ऑफ पंप जैसे हमने मेन कैरेक्टरिस्टिक और निकाले, वैसे पंप के भी कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, उसका स्पेसिफिक स्पीड पे कैसा होना चाहिए, उसका डिस्चार्ज कैसा होना चाहिए, उसका पावर आउटपुट कैसा होना चाहिए, इट डिपेंड्स ऑन दैट। ओके, परफॉर्मेंस ऑफ पंप वी कैलकुलेटेड। ओके, देन अनदर पार्ट इज ए मल्टी स्टेज पंप। ओके, सो उसमें हम क्या करते हैं कि बेस्ड ऑन दी पंप इन सीरीज, पंप इन पैरेलल। ओके, सो बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन, ओके, हम क्या करते हैं, मल्टी स्टेज पंप यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल
आपको हाई हेड चाहिए, लाइक इन बोरवेल। आपने बोरवेल देखा होगा, उसमें हम क्या करते हैं, आपको क्या चाहिए, स्मॉल डिस्चार्ज चाहिए, बट हेड कैसा होता है, हाई होता है। बोरवेल अराउंड अबाउट 1000 मीटर के अंदर रहते हैं ना, तो आपको क्या चाहिए, डिस्चार्ज कम चाहिए लेकिन हेड ज़्यादा चाहिए। उस टाइम पे हम क्या करते हैं, इम्पेलर को सीरीज में लगाते हैं। देन अनदर पार्ट इज पंप इन पैरेलल, मतलब आपको हेड कम है, ओके, बट आपको डिस्चार्ज ज़्यादा चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इम्पेलर को पैरेलल लगाते हैं। ओके, सो नंबर ऑफ मोटर्स क्या होते हैं, बढ़ते हैं, तो अब आपको डिस्चार्ज ज़्यादा मिलता है। ओके, सो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, पंप इन पैरेलल यूज करते हैं। ओके, सो ये हमारा हो गया सेंट्रीफ्यूगल पंप टॉपिक। ओके, सो लास्ट वन इज ए सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। ओके, सो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर जो टॉपिक है, ओके, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी 20 मार्क्स के लिए रहता है। ओके, सो उसमें हम पहले कंसिडर करेंगे कि वो उसका क्लासिफिकेशन क्या है बेस्ड ऑन दी कंप्रेसर। ओके, देर आर 2 टाइप्स ऑफ कंप्रेसर, इज फर्स्ट वन इज सेंट्रीफ्यूगल एंड सेकंड वन इज रेसिप्रोकेटिंग. So we already told that, okay, we only deal with the rotary machine, so that's why we focus on the only centrifugal compressor. Okay, so centrifugal compressor में अगेन 2 पार्ट आते हैं, एक आता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर और दूसरा आता है एक्सियल कंप्रेसर। ओके, सो सेंट्रीफ्यूगल मीन्स सेंट्रीफ्यूगल एक्शन रहेगा, एक्सियल मीन्स एक्सियल एक्शन रहेगा। ओके, सो हम बाद में डिस्कस करेंगे एक्सियल कैसे होता है। ओके, सो उसमें हम जो भी फ्लूइड अंदर आता है अपने कंप्रेसर में, ओके, सो उसकी वजह से जो भी कंप्रेशन होगा सेंट्रीफ्यूगल, उसमें हम क्या बोलते हैं कि बाबा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, जो भी कंप्रेशन हैपन होगा वो हम क्या करते हैं, टीएस डायग्राम पे क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। ओके, सो वो टीएस डायग्राम का बिहेवियर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बेस्ड ऑन द टीएस डायग्राम अगेन वो टेम्परेचर चेंजेस कैसे होते हैं। ओके, स्टैग्नेशन टेम्परेचर क्या होता है, स्टैटिक टेम्परेचर क्या होता है, आपको बता दो। स्टैटिक एंड स्टैग्नेशन मतलब क्या होता है, स्टैग्नेशन मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो अब कोई भी फ्लूइड फ्लो होता होगा, ओके, और अचानक से उसको स्टॉप कर दे, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी, जैसे हमने पिट आउट ट्यूब में देखा, वैसे कोई भी फ्लूइड जब स्ट्राइक होता है तो वो क्या करता है, एक अपना एनर्जी चेंज करता है, जो कन्वर्जन पॉइंट रहता है ना एनर्जी का, उसको हम बोलते हैं स्टैग्नेशन पॉइंट। गेटिंग, और उस एट द टाइम ऑफ स्टैग्नेशन जो भी पॉइंट रहेगा, उसमें जो भी प्रेशर रहेगा उसको हम स्टैग्नेशन प्रेशर कहते हैं, उसमें जो भी टेम्परेचर रहेगा उसको हम क्या कहते हैं, स्टैग्नेंट टेम्परेचर, उसमें जो भी डेंसिटी रहेगा उसको स्टैग्नेशन डेंसिटी, ऐसे हम कंसिडर करते हैं। ओके, सो उसमें फिर से हम निकालते हैं उसका यूलर्स वर्क क्या रहेगा, उसका एक्चुअल वर्क क्या रहेगा। यूलर्स मतलब हम आइडियल केस कंसिडर करते हैं, एक्चुअल मीन्स वी कंसिडर लॉसेस। ओके, सो डोंट कंफ्यूज अबाउट द यूलर्स एंड एक्चुअल। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं लॉसेस इन कंप्रेसर। ओके, सो देर आर नंबर ऑफ लॉसेस आर देयर, बट मेन लॉसेस इन सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर आर, फर्स्ट वन इज फ्रिक्शन लॉस एंड सेकंड वन इज लीकेज लॉस। ओके, सो वो क्या होता है हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो लास्ट पार्ट आता है हमारा एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। ओके, सो बिफोर दी स्टार्टिंग द एक्सियल फ्लो कंप्रेसर में 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमेशा उस पर रहता है। एक होता है सर्जिंग इन कंप्रेसर, चोकिंग इन कंप्रेसर। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, सर्जिंग क्या होता है, चोकिंग क्या होता है, हम एट द टाइम ऑफ लेक्चर डिस्कस डिटेल में करेंगे। ओके, सो एक्सियल फ्लो कंप्रेसर का भी आपको न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन इसमें हमको थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहता है, उसका टीएस डायग्राम रहता है कि एक्सियल कंप्रेसर कैसे वर्क होता है, उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या है। जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कंसिडर करते हो ना, तो आप एरोप्लेन का जब आप आगे का फैन देखते हो ना, वो क्या होता है, इट्स अ टाइप ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल, ओ सॉरी, एक्सियल कंप्रेसर। ओके, सो उससे आपको पता चलेगा कि बाबा एक्सियल फ्लो कंप्रेसर वर्क कैसे करता है। गेटिंग, सो ये हमारा पूरा क्या था, ओवरव्यू ऑफ टर्बो मशीन। ओके, आने वाले 3 महीने में हम ये पढ़ने वाले कि बाबा आपको एक्चुअल टर्बो मशीन में क्या स्टडी करना है, ये आपको हमने इस आधे घंटे में डिटेल में बताया। ओके, सो आपको एक ओवरव्यू देता हूँ फिर से कि टर्बो मशीन में हम क्या करते हैं, एक तो एक वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइसेस यानी वर्क एक प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस, उसमें हमने क्या करे, डिवाइड किया टर्बो मशीन को। सो वर्क एब्जॉर्बिंग में हम स्टडी करते हैं कौन सा, पंप का और कंप्रेसर का, एंड वर्क प्रोड्यूसिंग में हम कौन सा स्टडी करते हैं, टर्बाइन का, हाइड्रोलिक टर्बाइन एंड स्टीम टर्बाइन। ओके, क्लियर है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। ओके, सो थैंक यू।